नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी और मैं हूं आपके साथ दुशांत कुमार। संपूर्ण हिमाचल में सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। कांगड़ा के एक दिवसीय दौरे पर शाहपुर पहुंचे सीएम जयराम। प्रदेश के पहले ड्रोन स्कूल का किया उद्घाटन। ट्रांसपोर्टर्स का पूरे 20 महीने का कर किया माफ। कुलदीप राठौर का भाजपा और आप पर वार। आम आदमी पार्टी नहीं कोई चुनौती। प्रदेश में कांग्रेस मजबूत, कहा 5 राज्यों के चुनाव परिणाम का प्रदेश में नहीं पड़ेगा कोई असर। पंजाब विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को मिली जीत के बाद शिमला में पार्टी ने निकाली विजय रैली। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन हुए शामिल। शिमला नगर निगम चुनावों को लेकर भरी हुंकार। राजस्थान और छत्तीसगढ़ में पुरानी पेंशन योजना लागू। प्रदेश में भी उठ रही पुरानी पेंशन बहाल करने की मांग। स्टेट बार काउंसिल सदस्य ने प्रदेश सरकार से की मांग। कहा जल्द ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करे सरकार। हिमाचल प्रदेश संयुक्त कर्मचारी महासंघ ने प्रदेश की जयराम सरकार को दी आंदोलन की चेतावनी। छठे वेतन आयोग के लागू होने से प्रदेश के सभी कर्मचारियों को हो रहा भारी नुकसान। सरकार से समाधान की मांग। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर आज कांगड़ा के शाहपुर में पहुंचे। आपको बता दें कि इस दौरान शाहपुर स्थित दगेला पंचायत में पहुंचे मुख्यमंत्री का जोरदार स्वागत हुआ। इस दौरान मुख्यमंत्री ने ट्रांसपोर्टर्स की हालत और लॉकडाउन में हुए नुकसान को लेकर बात की। सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि कोविड काल में ट्रांसपोर्टर्स की हालत बेहद खस्ता हो चुकी थी। लॉकडाउन के कारण ट्रांसपोर्टर्स सड़कों पर नहीं उतर पाया, लेकिन हिमाचल सरकार ने इन्हें करीब 160 करोड़ रुपए की रियायत बरती है। सीएम बोले हिमाचल सरकार ने इन ट्रांसपोर्टर्स का पूरे 20 महीने का कर माफ कर दिया है। चलो अभी तो हमारे 4 राज्यों में सरकार बनी है, शपथ ग्रहण होने दीजिए, उसके बाद हिमाचल प्रदेश से मंत्रिमंडल का फिर से एक नया कोई चेहरा गठन होगा। देखिए इन सारी बातों को लेकर के अभी जो हमारी जीत 4 राज्यों में हुई है, बहुत बड़ा जश्न मनाने दीजिए और उसके बाद फिर विचार करेंगे। हमारे वरिष्ठ नेतृत्व के साथ काफी अरसे से, क्योंकि सारा नेतृत्व 5 राज्यों के चुनावों में व्यस्त था और स्वाभाविक रूप से लंबे समय से जाना नहीं हो पाया, तो प्रदेश से जो जितने भी हमारे विकास के प्रोजेक्ट्स हैं जो केंद्र में, जिनको और ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ाने की आवश्यकता थी, उस संदर्भ में मैं गया था। मैं वहाँ जाकर के मिल के गया है मंत्रियों को और मुझे इस बात की खुशी है कि अच्छी तरह से सबसे मुलाकात हुई है। बहुत सार्थक रहा आपका ये टूर हमारा। मुझे इस बात की खुशी है कि प्राइवेट बस ऑपरेटर की ओर से इस बात के लिए एक आग्रह था कि जो मदद हम इनकी कर पाए हैं कोविड के संकट में, जो उनको कठिनाई का दौर का सामना करना पड़ा, तो उसमें जो मदद की है उस मदद को ध्यान में रखते हुए उन्होंने कहा कि हम एक बार आपको सम्मानित करना चाहते हैं, आपको आमंत्रित करना चाहते हैं, आपका धन्यवाद करना चाहते हैं। तो आज इनके इस कार्यक्रम में आए, जिनने बहुत गर्मजोशी के साथ हमारा अभिनंदन स्वागत किया और बहुत धन्यवाद करता हूँ। मैं भी इनका धन्यवाद करता हूँ और निश्चित रूप से लगभग 160 करोड़ रुपए की राहत हमने जो है वो प्राइवेट ऑपरेटर्स को इस कोविड के संकट में दी है, सबसे बड़ी। बाकी राज्यों में जो राहत दी है वो 12 महीने की दी है, हमने 20 महीने की दी है। हाईएस्ट मुझे लगता है कि पूरे देश भर में अगर किसी राज्य में अगर प्राइवेट बस ऑपरेटर्स को अगर कोई मदद हुई है तो हिमाचल प्रदेश नंबर 1 पर उसमें है और इन भाइयों का बहुत बड़ा सहयोग भी रहा उस संकट के क्षण में, इसलिए मैं इनका भी धन्यवाद करता हूं और आगे मिलकर के चलेंगे। ये हिमाचल में भी होगा और सरकार के बाद फिर सरकार आप देखेंगे, भाजपा के बाद फिर भाजपा हिमाचल प्रदेश में होगी। ये दौर जो है अब पुराने समय का होगा। सरकारें विपक्ष कह रहा है कि अब्दुल्ला की शादी में यहाँ की भाजपा जो है वो दीवानी हुई पड़ी है। देखिए ऐसा है कि वो आने वाला वक्त आएगा, जमीन खिसक गई है, सारी व्यवस्थाएं उनकी कांग्रेस पार्टी की जो है पूरे देश भर में ध्वस्त हो गई है और ऐसे में बहुत बड़ा परिवर्तन कांग्रेस पार्टी में होगा। कई टुकड़े कांग्रेस पार्टी के होने की संभावना लग रही है। कांगड़ा के एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज प्रदेश के पहले ड्रोन स्कूल का उद्घाटन किया। बता दें कि इस दौरान प्रदेश की पहली और बड़ी आईटीआई शाहपुर का भी मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने दौरा किया। वहीं उन्होंने कहा कि आने वाला वक्त आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है, जिसके लिए सरकार निरंतर कार्य कर रही है। वहीं उन्होंने आने वाले दिनों में प्रदेश में 4 और नए ड्रोन स्कूलों को खोलने की बात भी कही।
देखिए, आज हमारे लिए प्रसन्नता का विषय है कि ड्रोन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की आज विधिवत यहाँ पर एक शुरुआत हुई है। शाहपुर एक बहुत पुराना हमारा जो है वो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है और यहाँ के बच्चे अलग अलग क्षेत्रों में जा कर के जो है वो टेक्नोलॉजी में अपनी भूमिका निभाते हुए यहाँ इस संस्थान का भी नाम रोशन किए हैं और प्रदेश का नाम भी रोशन किए हैं। और ख़ास तौर से जो ड्रोन नई टेक्नोलॉजी जिसके माध्यम से एग्रीकल्चर सेक्टर, हॉर्टिकल्चर सेक्टर, हेल्थ सेक्टर में और रेवेन्यू सेक्टर में बहुत बड़ा आने वाले समय में एक परिवर्तन होगा कामकाज की दृष्टि से, उसकी एक शुरुआत हो रही है। और उसके लिए हमने हिमाचल प्रदेश में अब की बार बजट में भी घोषणा की है, हम 4 ड्रोन सेंटर जो है ट्रेनिंग सेंटर जो है हिमाचल प्रदेश में खोलेंगे जहां बच्चों को ट्रेनिंग होगी और उस ट्रेनिंग के माध्यम से फिर आने वाले समय में फिर वो बच्चे जो है इसका उपयोग करके जो है एक नई दिशा में जा कर के काम करने की स्थिति में हो पाएंगे। हिमाचल में चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। वहीं कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष कुलदीप राठौर ने भाजपा और आम आदमी पार्टी पर जुबानी हमला बोला है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अब लोगों को रिझाने में जुट गए हैं, जिससे भाजपा को अब कोई लाभ नहीं होने वाला है। वहीं उन्होंने हिमाचल में आम आदमी पार्टी के आने से कोई असर न पड़ने की बात कही। उन्होंने कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष कुलदीप राठौर ने कहा कि आम आदमी पार्टी कोई चुनौती नहीं है। देखिए, अब वो उन्होंने क्या कहा क्या नहीं कहा ये उनकी अपनी सोच है, उस विषय में मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि वो जो पंजाब में जिस एजेंडे को लेकर वो चुनाव जीत कर आए हैं उस एजेंडे पे काम करें। जनता ने उन्हें जनादेश दिया है, उस जनादेश पे वो पूरा उतरने का प्रयास करें और जनता के प्रति जो समर्पण की बात उन्होंने कही है उसके लिए काम करें। हिमाचल में कांग्रेस की क्या स्थिति है, कांग्रेस को क्या करना है, ये हमें देखना है, ये उनकी चिंता का विषय नहीं है। देखिए, जो ये चुनाव हुए निश्चित तौर पे हमारे लिए निराशाजनक है। कांग्रेस पार्टी की जो परफॉर्मेंस होनी चाहिए थी वो नहीं हो पाई। हम इन कारणों में जा रहे हैं। हमारा जो राष्ट्रीय नेतृत्व है वो इस हार को लेकर मंथन कर रहा है और जहाँ भी कमियां रही होंगी उन कमियों को हम दूर करने का जो है प्रयास करेंगे। और मैं यहाँ ये बात भी कहना चाहूँगा कि जो ये 5 राज्यों में चुनाव हुए ये मुद्दों पे चुनाव नहीं हुए, क्योंकि इन चुनाव में कहीं भी महंगाई का मुद्दा नज़र नहीं आया, कहीं भी बेरोजगारी की जो बढ़ती हुई दर है उस पर चर्चा नहीं हुई, कहीं भी कानून व्यवस्था के बारे में जो है चर्चा नहीं हुई। विकास तो इन चुनावों में कहीं नज़र नहीं आया। ये चुनाव जो है लोगों को कहीं ना कहीं गुमराह करके भ्रमित करके लड़े गए। जैसा उत्तर प्रदेश में देखा गया कि पूरी तरह से जातीय ध्रुवीकरण और धर्म के नाम पे ध्रुवीकरण का जो है प्रयास किया गया। निश्चित तौर पे मुझे लगता है कि स्वस्थ लोकतंत्र में चुनाव मुद्दों पे होने चाहिए, लेकिन अफसोस है कि ये चुनाव जो है मुद्दों पे नहीं हुए। फिर भी जो जनादेश हिला है उस जनादेश को कांग्रेस पार्टी जो है स्वीकार करती है और हमारी भी जो कमियां रही हैं उन कमियों को भी हम दूर करने का आने वाले समय में प्रयास करेंगे। 4 राज्यों में बीजेपी की बम्पर जीत के बाद बीजेपी गदगद हो गई है। वहीं बीजेपी लगातार हिमाचल प्रदेश में मिशन रिपीट करने की बात कर रही है। इसी बीच कृषि मंत्री वीरेंद्र कंवर ने चारों राज्यों में बीजेपी की जीत का सीधा असर हिमाचल पर भी पड़ने का दावा किया। उन्होंने उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की तर्ज पर हिमाचल में भी इस बार बीजेपी की ओर से पुराने मिथक को तोड़ मिशन रिपीट किए जाने का दावा किया। बहुत अच्छा असर पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी का जो मिशन रिपीट उत्तर प्रदेश से बाकी 4 राज्यों से शुरू हुआ है वो निश्चित रूप से मोदी जी मंडी आए थे, उन्होंने हिमाचल प्रदेश सरकार की पीठ थपथपाई थी कि 4 वर्षों के अंदर यहाँ की ढेर सारी उपलब्धियाँ हैं और ये हिमाचल शिखर की तरफ आगे बढ़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी तो में ये और शिखर तक जाए, इसके लिए दोबारा से हिमाचल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आनी चाहिए। एक बार कांग्रेस और एक बार बीजेपी ऐसा नहीं, एक बार भाजपा, बार बार भाजपा होना चाहिए और इसलिए
हिमाचल प्रदेश 2022 भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुत अच्छा कार्य है। वहाँ वुमेन फेडरेशन महिलाओं का एक बहुत बड़ा समूह जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स इकट्ठे होकर के कुछ प्रोडक्ट्स जो है वो उन्होंने तैयार किए हैं, जिसको मार्केट में लॉन्च भी किया जा रहा है, बेचा भी जा रहा है, और वहाँ पर उससे जो इनकम प्राप्त होगी उससे महिलाएं जो है वो सशक्त होंगी और इससे हिमाचल प्रदेश आर्थिक रूप से आगे बढ़ेगा। अगर हिमाचल को आगे बढ़ना है तो गांव के अंदर महिला समूह जितने सशक्त होंगे उतना हिमाचल आगे बढ़ेगा। पंजाब विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को मिली बड़ी जीत के बाद आज शिमला में भी आम आदमी पार्टी ने विजय रैली निकाली। आपको बता दें कि ढोल नगाड़ों के साथ इस दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं ने खलीनी होते हुए पुराने बस स्टैंड से लेकर डीसी ऑफिस तक रोड शो निकाला। इसमें दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सितेंद्र जैन, प्रदेश प्रभारी रत्नेश गुप्ता सहित सैकड़ों कार्यकर्ता शामिल हुए। इस विजय रैली के माध्यम से आम आदमी पार्टी ने शिमला नगर निगम चुनाव को लेकर भी हुंकार भरी और नगर निगम के सभी वार्डों में उम्मीदवार उतारने का ऐलान भी किया। देशवासियों का इसमें बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने ये इतनी ऐतिहासिक जीत दी हमें। पंजाब के साथ साथ हिमाचल भी जुड़ा हुआ है। हिमाचल का बहुत बड़ा हिस्सा पंजाब से टच करता है। अब दिल्ली और पंजाब के बाद आम आदमी पार्टी ने डिसाइड किया कि हिमाचल प्रदेश में हम पूरी दमखम के साथ इलेक्शन लड़ेंगे और आम आदमी पार्टी ने जैसे पंजाब के अंदर लोगों के सामने अपना दिल्ली मॉडल पेश किया, अब हम हिमाचल के अंदर दिल्ली मॉडल तो पेश करेंगे। तब तक इलेक्शन हो गए, पंजाब में भी काम होने स्टार्ट हो जाएंगे, पंजाब के भी कामों को सामने रखा जाएगा। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आने वाले विधानसभा इलेक्शन के अंदर आम आदमी पार्टी हिमाचल के अंदर अपनी सरकार बनाएगी और एक हिमाचल के अंदर जो काम होने चाहिए थे उन कामों को आगे बढ़ाया जाएगा। लोगों से बातचीत हो रही है, मैं सुबह आ गया था तो लोग बता रहे हैं कि भाई हेल्थ केयर की बहुत बुरी हालत है, लोगों को इलाज नहीं होता है, इलाज की बहुत दिक्कत है। एजुकेशन के अंदर भी पिछले बहुत सालों से कुछ खास काम नहीं हुआ है, तो लोगों की जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया गया है। हम लोगों के लिए, लोगों के एस्पिरेशन के लिए, उनकी बातों को समझ के उनको सॉल्व करने के लिए आम आदमी की सरकार बनाएंगे। यहाँ पर 4 राज्यों में बीजेपी की बम्पर जीत के बाद जहां एक और हिमाचल प्रदेश में बीजेपी मिशन रिपीट का दावा कर रही है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी इसे सिरे से नकार रही है। आपको बता दें कि इसी बीच कुल्लू के मुख्यालय ढालपुर में कुल्लू सदर के विधायक सुंदर ठाकुर ने कहा कि अगर बाहरी राज्यों में भाजपा की जीत हुई है तो इसका मतलब ये नहीं कि हिमाचल में भी भाजपा एक बार फिर से अपनी सरकार बना पाएगी। उन्होंने कहा कि हिमाचल में भाजपा की नीतियों से अगर जनता खुश होती तो विधानसभा उपचुनावों में भी भाजपा के ही प्रत्याशियों की जीत होती। बारिश पंजाब में होगी तो छाता हिमाचल में खोलेंगे, ऐसा तो नहीं होगा। अगर हिमाचल का मौसम हिमाचल का होगा, पहाड़ों का मौसम कुछ और है, उत्तराखंड की राजनीति कुछ और थी, यूपी की राजनीति कुछ और थी और गोवा की राजनीति कुछ और थी। हिमाचल में जिस प्रकार से 4 सालों में ये सरकार नाकामयाब रही है, हर वर्ग इस वक्त जो आंदोलन में उतरा है, आंगनबाड़ी ले लीजिए, आशा वर्कर ले लीजिए, एम्प्लॉयज़ को ले लीजिए, आउटसोर्स को ले लीजिए, सारे बेरोज़गारों को ले लीजिए, करुणा मूल को ले लीजिए, सभी लोग जो है बहुत ही निराशा में चल रहे हैं इस वक्त। और सरकार जो ये इनका उत्साह है, ये आप मानो कि जो 4-0 के हार के बाद जो ये मूर्छित हो गए थे, उससे ये अपने आप को थोड़ा सा इसमें मानते हैं कि थोड़ा इनको लग रहा है कि शायद कुछ करिश्मा होगा। हिमाचल की स्थिति हमेशा हिमाचल के मुद्दों पे इलेक्शन लड़े जाएंगे और ऐसे में हमें भी एक आई ओपनर या जिसे बोल सकते हैं कि वेकअप कॉल हो या हमें सजग होना पड़ेगा। अब हिमाचल प्रदेश संयुक्त कर्मचारी महासंघ ने प्रदेश की जयराम सरकार को आंदोलन की चेतावनी दी है। आपको बता दें कि प्रदेश संयुक्त कर्मचारी महासंघ के पदाधिकारियों ने हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों को छठे वेतन आयोग से हो रहे नुकसान और उस पर सरकार की उदासीनता पर चिंता व्यक्त की है। महासंघ की तरफ से स्पष्ट किया गया है कि छठे वेतन आयोग के लागू होने से प्रदेश के सभी कर्मचारियों को भारी नुकसान हुआ है, जिसके चलते उन्होंने सरकार से जल्द समाधान की मांग की है। सीधा इस वार्ता को शुरू करते हैं
और ये प्रेस वार्ता क्यों रखी गई है, उसका मुख्य उद्देश्य है, जिस तरह से हमने ये संयुक्त कर्मचारी महासंघ बनाया था, इसका गठन किया था, छठे वेतन आयोग की जो विसंगतियां हैं उसको दूर करने के लिए। और उसमें मुख्यतः हमने जिस तरह से सरकार को डिमांड चार्टर दिया था, अल्टीमेटम दिया था, और उसके बाद सरकार ने उसके ऊपर एक्शन नहीं लिया और हमें आगे संघर्ष का रास्ता अपनाना पड़ा। और हमने 20 फरवरी से जो है इसको संघर्ष को आगे तेज़ किया था, जिसको हमने मंडी से उसका ऐलान किया था। और 4 जिलों में हमने रोष रैली भी की थी और उसमें भारी तादाद में आपने देखा होगा कर्मचारी उमड़े थे। और देखिए, मैं स्पष्ट कहना चाहता हूँ, हिमाचल सरकार को भी एक साफ साफ संदेश हम इस प्रेस वार्ता के माध्यम से देना चाहते हैं कि हमारा उद्देश्य ना तो माहौल ख़राब करना है और ना ही हम किसी लोकतांत्रिक तरीके से जो है अपनी बात को रख रहे हैं। एक डेमोक्रेटिक सेटअप के तहत जिस तरह से बात को रखना चाहिए उस तरीके से हमने पे विसंगति की बात को भी रखा है। उसी तरीके से जो ओल्ड पेंशन स्कीम की बात थी, जो 3 तारीख को प्रदर्शन किया गया, जिसके लिए संयुक्त कर्मचारी महासंघ ने भी उसके लिए पूरा समर्थन दिया था और हम उसमें काफ़ी भारी संख्या में उसमें लोग उपस्थित हुए थे। वो भी एक प्रोटोकॉल के तहत और एक संवैधानिक तरीके से वो रैली हुई थी। और जो इसके बाद होगा, आगे की जो कार्रवाई होगी, वो भी उसी प्रोटोकॉल के तहत होगी। राजस्थान और छत्तीसगढ़ में पुरानी पेंशन बहाल होने के बाद अब हिमाचल प्रदेश में भी पुरानी पेंशन बहाली की मांग उठ रही है। आपको बता दें कि हिमाचल के स्टेट बार काउंसिल सदस्य हिमाचल प्रदेश रोहित शर्मा एडवोकेट ने राजस्थान प्रदेश सरकार के बाद छत्तीसगढ़ प्रदेश की भूपेश बघेल सरकार का पुरानी पेंशन योजना को लागू करने का स्वागत एवं धन्यवाद किया है। रोहित शर्मा ने प्रदेश सरकार के मुखिया से कहा कि जल्द से जल्द हिमाचल प्रदेश में कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए पुरानी पेंशन योजना को लागू किया जाए। जो लोग कमीशन पास हैं उनको स्थायी नियुक्ति दी जाए, ना कि अनुबंधन के आधार पर। क्या कारण है कि सरकार आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए कोई स्थायी नीति नहीं बना रही है? नर्सरी टीचर स्थायी नियुक्ति होनी चाहिए। वहीं उन्होंने नर्सरी टीचर्स की स्थायी नियुक्ति होने की बात कही। छत्तीसगढ़ राज्य में राजस्थान के बाद वहाँ के मुख्यमंत्री ने ओल्ड पेंशन स्कीम को बहाल किया है। मैं उसका स्वागत करता हूँ और ये आशा करता हूँ कि मुख्यमंत्री जी ने जो हिमाचल प्रदेश में जो एक औपचारिकता निभाई है कि एक कमेटी गठित की है ओल्ड पेंशन स्कीम को रिवाइव करने के लिए, तो मैं कहूँगा कि औपचारिकता निभाने का समय जा चुका है। आज कर्मचारी जो हैं सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं, उनकी इस जायज़ मांग को सही ठहराते हुए जल्द से जल्द OPS को लागू करें। और जितने भी मुकदमे कर्मचारियों ने अपने हक के लिए जो प्रदर्शन किया था, जो मुकदमे उनके खिलाफ बने हैं, तो उन मुकदमों को जनहित में वापस लिया जाए। मैं कहना चाहूँगा कि हिमाचल प्रदेश में कर्मचारियों का हिमाचल प्रदेश के उत्थान के लिए बहुत बेहतरीन योगदान रहा है, उसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। उनकी एक बहुत बड़ी लोकप्रिय लोकतंत्र में बहुत बड़ी भूमिका है। तो अफसरशाही को लगाम लगाते हुए, अफसरशाही की बातों पे और उसको जो पकड़ को थोड़ा बनाते हुए मुख्यमंत्री जी को आगे आना चाहिए। 4 वर्ष इस सरकार को बीत चुके हैं। ये एक ऐसा मुद्दा है जो जनहित में इसका आज आवाज़ उठी है। कर्मचारी इसकी आवाज़ उठा रहे हैं, विपक्ष इसकी आवाज़ उठा रहा है। बिलासपुर में आज पुस्तक वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री राजेंद्र गर्ग ने राजकीय सांस्कृतिक महाविद्यालय डंगार में पुस्तक वितरण समारोह में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश संस्कृति परिषद ने कोरोना काल में संस्कृत विद्यार्थियों के लिए 9 राज्य स्तरीय प्रतियोगिताएं ऑनलाइन आयोजित कर सराहनीय काम किया है। वहीं उन्होंने कहा कि प्रदेश में संस्कृति विश्वविद्यालय स्थापित करने की संभावनाएं तलाशी जा रही हैं, जिसके लिए औपचारिकताएं पूर्ण करने के लिए कदम बढ़ाए जा रहे हैं। प्रदेश संस्कृत अकादमी के द्वारा जो प्रतियोगिता करवाई गई थी प्रदेश स्तर की, उसके लिए यहाँ पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया था। यहाँ डंगार स्थित संस्कृत महाविद्यालय के अंदर आयोजित इस कार्यक्रम में हमारे संस्कृत अकादमी के डायरेक्टर श्री पंकज जलैली जी भी विशेष रूप से उपस्थित रहे। और मैं इन सभी विद्यार्थियों को जिन्होंने इस प्रतियोगिता में भाग लिया, उन सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं। हमारी सरकार प्रदेश के अंदर हमारी संस्कृत भाषा को सुदृढ़ करने के लिए विशेष प्रयास कर रही है।
जिसके लिए हम मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। उन्होंने हिमाचल प्रदेश के अंदर संस्कृत भाषा को द्वितीय राजभाषा घोषित किया है और इसके साथ ही प्रदेश के अंदर एक संस्कृत महाविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना करने का भी निर्णय लिया है और साथ ही संस्कृत को स्कूली शिक्षा से जोड़ने का भी निर्णय जो है हमारी सरकार ने लिया है। इस प्रकार हमारी सरकार लगातार संस्कृत भाषा को प्रदेश के अंदर सुदृढ़ करने का लगातार प्रयास कर रही है। मंडी जिला के रिवालसर में 3 दिवसीय छेश्चू मेले का शुभारंभ हो गया है। आपको बता दें कि रिवालसर में 3 दिवसीय राज्य स्तरीय छेश्चू मेला शुक्रवार को विधिवत रूप से आरंभ हुआ। मेले के दूसरे दिन रिवालसर में शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें तकनीकी शिक्षा मंत्री डॉक्टर रामलाल मार्कंडे ने भाग लिया। गौरतलब है कि गुरु पदम संभव की याद में उनके जन्मदिन पर छेश्चू मेले का आयोजन किया जाता है। ये मेला बौद्ध अनुयायियों का बड़ा त्योहार है, जिसमें देश दुनिया से हजारों बौद्ध अनुयायी भाग लेते हैं। ठाकुर जयराम जी ने जो काम हिमाचल प्रदेश के लिए किया है वो अभूतपूर्व है। मैं आज सुबह कमेटी वालों से बात कर रहा था, आपके नेता लोगों से बात कर रहा था। आज धर्मशाला का नाम क्यों है? परम पावन दलाई लामा जी वहां पर गए, परम पावन दलाई लामा जी के नाम पे आज वहां पर एयरपोर्ट बना है। आज हम देखते हैं हजारों की संख्या में टूरिस्ट वहां पर आते हैं। आज पूरे हिंदुस्तान से लोग वहां पहुंचते हैं। आपका बल में भी एयरपोर्ट बनने जा रहा है। ये तो एयरपोर्ट बन रहा है, छोटी सड़कें बनती, वहां भी नुकसान होता है। सड़क बनेगा तो जमीन कटेगा। सुविधा चाहिए हमें। मेरा यह मानना है, निश्चित तौर पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने कहा है कि हम हिमाचल प्रदेश के अंदर एक बहुत बड़ा एयरपोर्ट बनने जा रहा है। इतना बड़ा एयरपोर्ट हिमाचल प्रदेश के अंदर नहीं है। इंटरनेशनल लेवल का एयरपोर्ट बनने जा रहा है। बहुत से अखबारों में मैं पढ़ता हूं। हिमाचल प्रदेश की पहाड़ियां इन दिनों बुरांस के फूलों से गुलजार हो गई है। वहीं बाजारों में भी लोग इसे खरीदने के लिए काफी उत्साह दिखा रहे हैं। वहीं औषधीय गुणों से भरपूर इस बुरांस के फूलों की क्यों इतनी लोकप्रियता बढ़ रही है, देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। कोरोना का इलाज माने जाने वाले हिमालयी पौधे बुरांस से पहाड़ इन दिनों गुलजार हैं। इन दिनों बर्फ की चादर पहने मंडी जिला के ऊपरी क्षेत्र के अधिकांश जंगल बुरांस के रंग रूप से सुर्ख हो रही हैं। बुरांस का फूल औषधीय गुणों से भरपूर है। इसका इस्तेमाल लोग काफी समय से चटनी और जूस के रूप में कर रहे हैं, क्योंकि बुरांस की तासीर ठंडी होती है, इसलिए ये कई बीमारियों का रामबाण इलाज भी है। यहाँ तक कि IIT मंडी ने भी बुरांस के फूलों में कोरोना वायरस रोकने वाले फाइटोकेमिकल की खोज की है। औषधीय गुणों से भरपूर बुरांस को मंडी में बुर्राह के नाम से जाना जाता है। बुरांस फूल की पंखुड़ियां जुखाम, सिरदर्द, बुखार, मांसपेशियों में दर्द को आराम देती है। बुरांस की पंखुड़ियों में एंटीवायरल खूबियां होने के कारण ये कोरोना वायरस से लड़ने में भी सक्षम है। बुरांस की तासीर ठंडी होती है, इसलिए लोग इसका गर्मियों में ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। वहीं बुरांस के फूल का इस्तेमाल आयुर्वेद में काफी लंबे समय से किया जा रहा है। बुरांस हमारे जो बुरांस के पौधे हमारे हिमालय में पाए जाते हैं, उनका औषधीय महत्व बहुत है। इसका जैसे गर्मियों में कईयों को नक्सीद खाना होता है, उसके लिए भी इसका बहुत ज़्यादा उपयोग है। और सर्दी जुकाम खांसी वगैरह के पेशेंट्स भी जो जोड़ों के दर्द से पीड़ित हैं, उनके लिए भी बुरांस का उपयोग कर सकते हैं। BP शुगर BP वालों के लिए, हार्ट वालों के लिए, सभी के लिए जो है बुरांस का बहुत अच्छा उपयोग है। अभी जो हाल ही में जो IIT का जो अभी हमारे वहाँ पे रिसर्च हुआ है कटौला में, कमान में, तो उन्होंने भी बुरांस के फूल का जो रस निकाला गया, उसको पाया गया कि ये कोविड में जो है वो बहुत ज़्यादा प्रभावी है और उसका प्रभाव देखा गया। अभी उसके आगे रिसर्च चल रही है, उसके किस तरह के रिजल्ट आते हैं, ये बात की बात है। जहाँ तक आयुर्वेद की बात है, आयुर्वेद इसको पित्त शामक मानता है, यानी कि अगर आपके शरीर में पित्त की मात्रा बढ़ जाती है तो उसको शांत करता है। हेमेटेनिक है, खून बढ़ाने वाला है। उसके साथ साथ जो है ये आपको जिस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं, पहले यहाँ पे गांव में या जो दूसरे लोग थे वो एपिस्टेक्सिस में इसका इस्तेमाल करते थे। बहुत से लोगों से नाक से जो था वो ब्लड आ जाता था, तो उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता था शरबत के रूप में, फूल की चटनी के रूप में, या इसका जो फ्रेश रस निकाल के जो है उसको पिया जाता था।
तो ये माना जाता है आयुर्वेद में कि जितनी भी पित्त से होने वाली प्रॉब्लम्स हैं, जिस तरह से आप हाइपर एसिडिटी ले लीजिए, इंडाइजेशन ले लीजिए, या आपके पेट में जलन रहती है, तो उसको भी ये काफ़ी अफेक्टिव रहता है। इसमें आपको जिंक मिल जाएगा, मैग्नीशियम मिल जाएगा और नेचुरल तौर से इसके मिनरल्स जो हैं वो इसमें पाए जाते हैं। बता दें कि मंडी जिला के ऊपरी क्षेत्रों में बुरांस पाया जाता है। बुरांस निकालकर बाजारों में बेचने वालों का कहना है कि बुरांस औषधीय गुणों से भरपूर है और ये अनेकों बीमारियों में दवा की तरह भी काम करता है। बुरांस को निकालने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है और ऊंचे और कठिन पेड़ों पर बुरांस फूलों के गुच्छों में लगता है। बुरांस के फूलों से जूस और चटनी बनाई जाती है। इसके अलावा ये दवाइयों के लिए भी प्रयोग में लाया जाता है। होता है, जड़ी बूटी में होता है, पेड़ बहुत घाटा पेड़ होता है। इसके लिए मैं दवाई के वास्ते हम लेते हैं। देखो जंगल की दवाई 4 दिन होती है और जार से हम जो तरीक करते हैं बैठने के लिए हम लाते हैं। इसको दवाई के लिए शुगर बीपी नक्सीर बहुत बढ़िया दवाई है। हमारे को तंग करके एक बेटी और मत हम लाते हैं। सब विषय खत्म होते हैं, 4 दिन होते हैं। इसको जो है जब गर्मी पड़ती है तो इसका जूस भी बनता है और इसको जूस पीते हैं। बाकी पुदीना है, राखा फूल कहाँ से लाते हैं इसको? ये जंगल से लाते हैं इसको, जंगल से। जंगल में होते हैं पेड़ नहीं। गौरतलब है कि कोरोना के मामले कम होने के बाद भी लोगों में कोरोना को लेकर अभी भी डर है। वहीं वैज्ञानिक भी कोरोना का तोड़ ढूंढने का निरंतर प्रयास कर रही हैं। इसी बीच हिमाचल के औषधीय गुणों से भरपूर बुरांस को लेकर IIT मंडी में हुए एक शोध में ये पाया गया कि बुरांस के फूलों में कोरोना वायरस रोकने वाले फाइटोकेमिकल मौजूद है, जिसके बाद अब ये बुरांस के फूल बाजारों में बिक रही है और लोग भी इन्हें खरीदने में रुचि दिखा रहे हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए मंडी से सीना शर्मा की रिपोर्ट। संपूर्ण हिमाचल में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। नमस्कार।